नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में, वो था कार्डियो मीन्स हार्ट के बारे में लगभग कुछ जानकारी या लगभग 80% जानकारी दे दी थी। अब हम आज बात करेंगे वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियो हो गया था, जैसे हमें पता है cardiovascular is made by two word. One is cardio, the means of cardio is heart. Second one is vascular means vessels, vessels means vascular system. तो आज हम vascular system के बारे में बात करने वाले हैं। vascular system, जैसे हमने इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी कार्डियो के बारे में, कार्डियो मीन्स हार्ट। आज हम वेस्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं, वेसल्स के बारे में, यानी वेसल्स। व्हाट आर द वेसल्स? वेसल्स होती क्या है? वेसल्स जिस नली के द्वारा ब्लड का फ्लो हार्ट से अपनी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यू तक जिस नली के द्वारा ब्लड जाता है या जिस नली के द्वारा ब्लड टिश्यू से अपने हार्ट के लिए आता है, उस नली को हम वेसल्स कहते हैं। ये अपनी नली जो है, जो वेसल्स हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप की होती हैं। इसमें पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्टरी क्या होती है। आर्टरी, व्हाट आर दी आर्टरीज? व्हाट इज आर्टरी? आर्टरी क्या होती है? आर्टरी नॉर्मली हम कह सकते हैं आर्टरी वे वेसल्स होती हैं जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस भी नली के द्वारा, जिस भी वेसल्स के द्वारा ब्लड फ्लो होता है, उसे अपन कहते हैं आर्टरी। और देखो दूसरी डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द वेसल्स which originated from the heart and end up with tissue with oxygenated blood called artery। जैसे हम देख के यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? द वेसल्स व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट एंड एंड अप विथ टिश्यू विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉल्ड आर्टरी। आर्टरी वो होती हैं जो हार्ट से ओरिजिनेट होकर के और टिश्यू तक खत्म हो जाती हैं जाकर के, और दूसरा चीज कि वो ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, उसे हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी इज इजी, वेरी इजी। ऐसी वेसल्स जो कि हार्ट से स्टार्ट होती हैं और वो अपना जो भी उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसी भी टारगेट ऑर्गन तक ले जाती हैं और वहां पर छोड़ देती हैं, उसे हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी। अब इसके बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आर्टरी बनी कैसी होती है, लेयर कितनी होती है, तो हम बात करेंगे आर्टरी के
यहां पर हम बात करते हैं आर्टरी के स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी में सबसे पहले मान लीजिए हमने यहां पर आर्टरी बना दी, ये अपनी एक रफली डायग्राम आर्टरी का हो गया। हम अगर बात करें तो ये जो आर्टरी है इसकी 3 लेयर है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आर्टरी, 1 2 3। देयर आर 3 लेयर्स। सबसे ऊपरी वाली लेयर का क्या नाम है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या इसी का दूसरा नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर हम इसके बारे में बात करें, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। क्या है? अगर इसी के बारे में अलग से बात करें, इसी के बारे में अंदर बात करें हम, तो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये अपने वेसल्स यानी कह सकते हैं आर्टरी के सबसे ऊपर वाली लेयर है, एंड इट इज मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू। हम नेक्स्ट किसी भी दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम दूसरी अब बात करते हैं ट्यूनिका। यहीं पर हम बात करते हैं ट्यूनिका, दूसरी है, ये पहले के बारे में हमने बात की। दूसरी बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या नाम है दूसरी लेयर का? दूसरी लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया। यहां समझ सकते हैं मीडिया, द वर्ड मीडिया मींस हियर इज इंडिकेटिंग दैट इट इज मिडल लेयर। तो इजिली वी कैन से इट दैट the tunica media is a middle layer of the vessels or the artery, and it is made by smooth muscle. It is made by smooth muscle. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्यूनिका मीडिया है, ये बीच की लेयर है, और ये जैसे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यहाँ पर स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें अगर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ट्यूनिका मीडिया होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सभी है, सबसे कीमती जो क्या कहते हैं लेयर है ये है, क्योंकि इसी में नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग present here। नर्व एंडिंग क्या होती है? नर्व एंडिंग का मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? किसी बॉडी को रेगुलेट करना, किस प्रकार से उसे चलाना है, कम करना है, ज्यादा काम करना है, उसे वो नर्व एंडिंग होती है। दूसरी बात करें, अगर नर्व एंडिंग यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पर करती है, मान लीजिए किसी भी कारण अपना ब्लड प्रेशर वो हाई हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो नर्व एंडिंग है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वेसल्स को चौड़ा कर देती है। वेसल्स की जो क्या कहते हैं थिकनेस है, कह सकते हैं, उसको बढ़ा देती है। मतलब कि उसकी जो क्या कहते हैं बीच का कहते हैं रास्ता है, रास्ते को बढ़ा देती है, चौड़ा कर देती है, जिससे कि जो ब्लड है, ब्लड आसानी से फ्लो हो सके। इसलिए यहाँ पर इसी में कह सकते हैं वैसो डायलेशन या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन
जो वैसोडाइलेशन होता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी वेसल्स का डायलेट होना और वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट मींस होता है संग्रह होना, इसी का काम है। यानी इसी ट्यूनिका मीडिया के द्वारा ही वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम पूरा किया जाता है। अगर हम इसके बारे में और जानकारी लें तो यहाँ पर मैंने देखा जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसमें वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इसी के द्वारा होता है। इसमें नर्व एंडिंग पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो भी इसी ट्यूनिका मीडिया के अंदर ही होता है। और हम बात करें इसके अंदर, इसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर आर फाउंड हियर। क्या होता है, कहने मतलब है इसी वेसल्स में या इस वेसल्स की इसी लेयर में यानी ट्यूनिका मीडिया में कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। एक्चुअल होते क्या है, कोलेजन इलास्टिक फाइबर क्या होते हैं, जब भी मैंने अभी बताया कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होना, नर्व एंडिंग जब यहाँ पर है इसीलिए इसका होती है। तो ये जो इलास्टिक अपन देख सकते हैं, इलास्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज को डायलेट करना और किसी भी चीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में ये इलास्टिक और कोलेजन फाइबर मदद करते हैं। ये अपने बॉडी के फाइबर्स हैं जिनका काम किसी भी वेसल्स को किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी ऑर्गन में इलास्टिसिटी मेंटेन करना और उसको रिलैक्स करना, मोस्टली कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स के काम होते हैं। तो ये सिर्फ व सिर्फ ट्यूनिका मीडिया के अंदर पाए जाते हैं जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसमें नर्व एंडिंग होती है इसमें, और इसी में कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लिया ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बारे में, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया के बारे में, ट्यूनिका मीडिया के बारे में। और तीसरी हम बात करते हैं यहीं पर इसको, चलो ये दोनों हो गई। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटीमा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका जो हमारी सबसे तीसरी लेयर है यानी ये वाली लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे जो नीचे वाली लेयर है ये बनी होती है, अपन ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली, व्हाट इज ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा इज अ इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर of the blood vessels। जो ट्यूनिका इंटीमा होती है ये सबसे अंदर की, जिसके कांटेक्ट में ब्लड बहता है, यानी इसी में होकर के ब्लड का फ्लो इसी लेयर से टच होकर बहता रहता है। तो कह सकते हैं ये सबसे अंदर की वॉल है जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा और ये मोस्टली बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ये एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर हम बात करें क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है इसी के कांटेक्ट में रहता है, इसी के कांटेक्ट में होते हुए बहता है। तो जितनी भी ऑक्सीजन की, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसीलिए पर्टिकुलरली इस वेसल्स में कोई अलग से कोई सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि अलग से इसको ब्लड फ्लो करे या ब्लड इसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसे देने के लिए कोई अलग से सिस्टम बनाया गया हो। तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेती है ब्लड से, क्योंकि इसका कांटेक्ट डायरेक्ट ब्लड से होता है। ये तो हो गई अपने स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें इसके बारे में अपने आरटी के बारे में, आरटी में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अभी आप बताया कोलाजन इलास्टिक फाइबर, कोलाजन
एंड इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर, जो कोलाजन इलास्टिक फाइबर उन्होंने बताया था, ये बीच वाली लेयर में होते हैं, यानी ये बीच वाली लेयर में होते हैं, जिसका काम हमें बता दिया कि ये कॉन्स्ट्रक्ट और रिलैक्स करने के काम आते हैं, यानी किसी भी वेसल्स को चौड़ा करने के लिए या कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, संकरा करने के लिए कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर रहते हैं। और मोस्टली ओल्ड एज में, इन ओल्ड एज में क्या होता है, ये कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर नष्ट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर इलास्टिक फाइबर या कोलाजन फाइबर अगर ना हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो अपना वेसल्स है, ये जो वेसल्स है, इसका डायलेशन और कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। अगर किसी कारणवश कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया, या अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो गया, तो ब्लड जो क्या कहते हैं वेसल्स में ब्लड फ्लो ज्यादा बहेगी। अगर जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो अब क्या बताओ, इसमें अगर इलास्टिक फाइबर ओल्ड एज के जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को ओल्ड एज में अगर इलास्टिक और कोलाजन फाइबर नहीं रहेंगे तो क्या बताओ, वो डायलेट हो जाएगी, नहीं डायलेट हो जाएगी। तो उस समय यानी कह सकते हैं पीआर बढ़ेगा। अभी बताएंगे पीआर क्या होता है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो पीआर बढ़ेगा। दूसरी बात, इसमें हाइपरटेंशन की समस्या ज्यादा है। आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हाइपरटेंशन में रिस्क फैक्टर डालेंगे कि ओल्ड एज में क्यों हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि वहां पर इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर खत्म हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हाइपरटेंशन के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें अपने जो इलास्टिक फाइबर और कोलाजन है, इसके बारे में और देखें थोड़ा सा। अगर मान लीजिए खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो क्या होता है, एक कंडीशन आती है जिसका नाम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर ना होने के कारण जो अपनी वेसल्स है उसका हार्ड हो जाना क्या कहलाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? इज अ कंडीशन इन व्हिच द ब्लड vessels are being hard due to the loss of elastic fiber। इलास्टिक फाइबर ना होने के कारण ब्लड वेसल्स का हार्ड हो जाना क्या कहलाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस समझ गए हम। दूसरा एक वर्ड होता है जिसका नाम है अथीरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस, ये क्या होते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। मैंने देखा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दूसरा हम बात करते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स, यानी डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स नोन एज अथीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहलाता है अपना, अथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर फिर भी अथीरोस्क्लेरोसिस कॉज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्या क्या मतलब है, अथीरोस्क्लेरोसिस होने के कारण आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। क्या कैसे, क्योंकि मान लीजिए किसी भी मान लीजिए अपनी ब्लड वेसल्स है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है और इसमें मान लीजिए फैट का यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर मान लीजिए फैट का जमा हो गया, तब मुझे बताओ क्या जितना फ्लेक्सिबल पहले थी आर्टरी या वेन या वेसल, जितना पहले फ्लेक्सिबल थी, क्या अभी भी उतने फ्लेक्सिबल है? नो,
क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर जम गए हैं, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो गई है। इसीलिए अपन कह सकते हैं द अथीरोस्क्लेरोसिस कॉज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये अपनी बात हो गई। अभी बात हो गई अथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टरी के बारे में। दूसरी बात कर रहे हैं पीआर क्या होती है। पीआर पेरिफेरल रेसिस्टेंस, बात करते हैं पीआर की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीआर। ये आगे जितने भी कार्डियोवैस्कुलर की जितने भी डिसीज हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, मोस्टली पीआर वर्ड का जरूर नाम आएगा। पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है? पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल मीन्स पेरिफेरल का मतलब होता है चारों ओर। द हार्ट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द cardiovascular system and the blood vessels are the peripheral system of the cardiovascular system। तो पेरिफेरल का मतलब हो गया अपने चारों यानी आउट ऑफ द हार्ट, और दूसरा हो गया अपना रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। क्या होता है? अवरोध। अवरोध मींस रुकावट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब होता है ऐसी कौन सी वेसल्स हैं, ऐसे वेसल्स के कौन से एरिया हैं जहां पर ब्लड के रुकने का चांस ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो हमने जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा बात कर ली थी। अपना ये क्या है? अपना हार्ट है। रफली डायग्राम ऑफ हार्ट फ्रॉम ये दिस इज अ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। From left ventricle, the aorta is originated. This is the aorta. It should be wider. This is the aorta. Then it will convert in artery by the converting in many branches of artery. Then here are many branches of artery. Then this is aorta. और ये क्या है? These are the artery। जब आगे फर्दर आर्टरी भी डिवाइड होगी, ये आर्टरी भी आगे चलकर मान लीजिए डिवाइड हुई अलग अलग ब्रांचेस में, तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी आर्टेरियोल। आर्टेरियोल आर्टेरियोल क्या आएंगी? अब यही आर्टरी अगर फिर से फर्दर बहुत सारे में डिवाइड हो जाए, बहुत सारे में डिवाइड हो जाए और पर्टिकुलर एक अलग से जो अब सिस्टम बनता है उसे कहते हैं अपन आर्टेरियल कैपिलरी। आर्टेरियल कैपिलरी, ये आर्टेरियल कैपिलरी किसी भी अपने जो अपना क्या कहते हैं बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू के अंदर आर्टेरियल कैपिलरी ये अपना यहां पर एंटर करेगी और यहां पर एंटर करेगी। ये है आर्टेरियल कैपिलरी और उसके बाद यहां पर आ गई वेनस कैपिलरी। उसके बाद फिर से वही सिस्टम होगा, वेन्यूल्स, वेन, वेना कावा, ये सारी प्रोसेस फिर चलती रहती हैं। अगर बात करें आयोटा, आयोटा इतनी इसकी चौड़ाई है कि आसानी से ब्लड फ्लो हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात करते हैं आर्टरी, आर्टरी में भी काफी हद तक इतना चौड़ा है कि कोई भी रेसिस्टेंस यानी कोई भी अवरोध नहीं आएगा। तीसरी बात करते हैं आर्टेरियोल, अब देखें इसका ज्यादा है, इसका फिर भी ठीक है, इसमें काफी हद तक सकरा है। दूसरी बात करते हैं आर्टेरियल कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी तो आर्टरियोल से और भी सकरा है, तो यहां पर क्यों नहीं रेसिस्टेंस होता मैं बता दूं। जितनी भी आर्टरी होती है मैंने पढ़ाया है कि सब में 3 लेयर होती हैं, जो लेकिन आर्टेरियल कैपिलरी होती हैं इसमें सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर? सिंगल लेयर।
अब आराम से अपन देख सकते हैं, अगर जिस चीज में सिंगल लेयर पाई जाती हो उसमें जो डायलेशन की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती है, तो इसमें डायलेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसमें यहाँ पर रुकाव या अवरोध नहीं बनता है। मोस्टली ये जो आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल में अपना पीआर ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए जो आर्टेरियोल होता है उसमें पेरिफेरल रेसिस्टेंस के चांस ज्यादा होते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, definition, peripheral resistance are the resistance in which it may be problem in transporting of blood from one place to another place, from heart to the target tissue. If there is any obstruction in any branch of artery is known as पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल रेसिस्टेंस हिंदी में अगर बताएं तो क्या होगा, अवरोध जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर साइड से ब्लड होकर के किसी भी टारगेट ऑर्गन तक जाता रहता है, अगर बीच में आर्टरी की किसी भी ब्रांच में अगर अवरोध आता है, ब्रांच क्या है, आयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल, आर्टरी कैपिलरी, किसी भी ब्रांच में अगर अवरोध आता है, रुकावट आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अगर पीआर किसमें ज्यादा देखने को मिलता है, आर्टेरियल में अपने को ज्यादा पेरिफेरल रेसिस्टेंस देखने को मिला, मैंने अभी रीजन बता दिया, इसलिए पेरिफेरल रेसिस्टेंस आर्टेरियल में ज्यादा पाया जाता है, और इसी यही मतलब है पेरिफेरल रेसिस्टेंस का। अगर हम बात करें इसके बारे में, काफी सारी हो गई, अब हम बात करते हैं वेन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेन। द आर्टरी, all the information of artery is completed. Now we will talk about vein. ऑलरेडी हम जानते हैं जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता ही है। अगर हम बात करें वेन की, वेन क्या होती है, सबसे पहले वेन जानेंगे। वेन क्या होती है, वेन the blood, the deoxygenated the vessels, the branch of the vessels which carry deoxygenated blood is known as vein। ऐसी वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसे अपन कहते हैं वेन। और दूसरी डेफिनेशन होती है एक बेहतरीन डेफिनेशन की, डेफिनेशन में क्या होता है, the blood vessels which are originated from tissue and end up with the heart is known as vein। vein में क्या पढ़ा, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि किसी भी सेल या टिश्यू द्वारा ओरिजिनेट होती हैं और अपने हार्ट तक वो आकर के खत्म हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ये मान लीजिए अपना हार्ट है, यहाँ पर मान लीजिए टिश्यू है, यहां से यानी अपना आयोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, आर्टेरियल कैपिलरी के थ्रू यहां पर अपने टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद यहां पर जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन टिश्यू में चला गया, और यहां पर टिश्यू में जो बेस्ट गैसेस थी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सारे बेस्ट न्यूट्रिएंट्स हो गए, बेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वो सारे दूसरी ओर से यहां से होता है वेनस कैपिलरी। वेनस कैपिलरी के थ्रू इधर वेन्यूल्स में आएंगे, वेन्यूल्स फिर आगे वेन में आएगी, वेन एक यहां पर फिर से वेना कावा में खुल जाएगी जो कि अपने हार्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब यहां से CO2 या ऐसे कह सकते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पर छोड़ दिया, यहां से ऑक्सीजन छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लिया बेस्ट के रूप में, और ये ब्लड फ्लो होते हुए ये अपने हार्ट तक आ गया। इस सिस्टम को अपन कहते हैं वेन। इधर से अपने नीचे से सारा जो है वेना कावा के में आगे खुल गया, ऊपर से यानी इन्फीरियर वेना कावा में आगे खुल गया, जो अपना हेड और नेक का, और हेड नेक का जो भी क्या कहते हैं अपना ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा के, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आ गया। ये इंफीरियर वेना कावा
यानी ये जो है सुपीरियर वेना कावा कहाँ कहाँ से ब्लड का लाती है, ये मोस्टली लाती है अपने हेड से, अपर लिम्ब से, ये दोनों से। और दूसरा एक और है जो कि अपना थैरोसिस केस से भी, थैरोसिस केस से भी जितने भी सारी ब्रांचें आकर के सुपीरियर वेना कावा में खुलती हैं और ये राइट एट्रियम के अंदर ये अपना जो क्या कहते हैं ब्लड लाइन है इसके अंदर छोड़ देती हैं, फिर से वो सर्कुलेशन चलता रहता है। तो वेन की डेफिनेशन समझिए, वेन एक्चुअली होता क्या है, वेन द ब्लड वेसल्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिश्यू एंड एंड अप विद द हार्ट इज नोन एज एरो के ऐसे कह सकते हैं, these are the vein and these are the artery, these all are the artery, this is the vein. Easily, is there any problem? It not be any problem. Okay. अब दूसरी बात करते हैं ऐसी वेन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। इसके बारे में बात करते हैं वेन। अगर हम बात करें दो प्रकार की वेन है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेन, टू टाइप ऑफ वेन, टू टाइप ऑफ वेन। पहली होती है सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन। दूसरी होती है डीप वेन, डीप वेन। अपनी बॉडी में दो प्रकार की वेन पाई जाती है, एक सुपरफिशियल वेन और दूसरा डीप वेन। सुपरफिशियल वेन का मतलब होता है ऐसी वेन जो कि हमें पर्टिकुलर दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेन हमें दिखाई दे रही है इसे कहते हैं अपन सुपरफिशियल वेन। अपनी बॉडी से बात करें कितना रिटर्न लाती है, तो ये लास्ट 10% लाती है, यानी जितना भी ब्लड अपने आर्टरी के द्वारा जाता है तो कौन लाता है ब्लड वापस, वेन लाती है। लेकिन वेन, अब जो सुपरफिशियल वेन है ये मात्र 10% लाती है, ये कितना 10% ब्लड लाती है, और जो डीप वेन है ये 90% ब्लड लाती है। अगर हम यहाँ पर बनाकर देखें तो ये हो गई अपनी हमारी से डीप वेन, और यहां से बहुत सारी ऐसे अलग अलग ब्रांच से ये, यानी ये सुपरफिशियल वेन हो गई, सुपरफिशियल वेन, ये डीप वेन, ये डीप वेन हो। तो सुपरफिशियल केवल 10% लाती है, यानी जितने भी ये 90% लाती है। जितने भी सुपरफिशियल वेन है ये मात्र 10% ब्लड को कैरी करके और फिर ये 10% लाती है, और इसका फिर से ये अपनी खुल जाती है डीप वेन में, यानी ऊपर से ये लाई जितने भी सुपरफिशियल थी सारे से ब्लड को कैरी करके ले आई और डीप वेन में छोड़ दी। तो अब ये डीप वेन आगे चल करके अपनी खुलती है इंफीरियर वेना कावा में, उधर ऊपर से सुपीरियर वेना कावा में, और डायरेक्ट जाकर के अपना जो ब्लड है वो उसे राइट एट्रियम में छोड़ देती है। तो ये हो गया डीप वेन एंड सुपरफिशियल वेन। अगर बात करें लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, यहां पर कह सकते हैं इंफीरियर वेना कावा। द राइट आंसर इज इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन है। दूसरा होता है लॉन्गेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट वेन। लॉन्गेस्ट वेन क्या होती है, ये तो लार्जेस्ट हो गया, जिसमें अगर लार्जेस्ट की यहाँ पर सिर्फ मतलब है जो सबसे ज्यादा चौड़ी हो, जब जो सबसे ज्यादा सिक्रेशन को लाती हो, जो सबसे ज्यादा सिक्रेशन को या कह सकते जो सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो को कैरी करने के एबल हो। तो सबसे ज्यादा अगर देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट जो ब्लड वेसल्स है वो है इंफीरियर वेना। इंफीरियर वेना क्या है कि अंदर सबसे ज्यादा ब्लड आता है और वही छोड़ती है हार्ट के अंदर। दूसरी लॉन्गेस्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा लंबी कौन होती है, लंबी होती है अपनी होती है ग्रेट ग्रेट सिफेनस वेन, जो कि ये लेग की वेन है,
ये सबसे बड़ी वेन होती है। लार्जेस्ट कौन सी होती है? इंफीरियर वेना कावा। और लॉन्गेस्ट होती है ग्रेट सिफेनस वेन। ये होती है अपने वेन के बारे में। और अगर हम थोड़ा सा बात करें आर्टरी और वेन, ये ब्लड, आर्टरी से ब्लड कैसे सेल और टिश्यू, कैसे मान लीजिए किस तरह से पैर के द्वारा जाता है और पैर के पास जाता है, और नीचे से जो ब्लड है वो कैसे हार्ट तक आता है। अब हम इजीली कह सकते हैं, मान लीजिए जो अपना ब्लड है, जो अपना ब्लड है वो तो ग्रेविटेशन के कारण आर्टरी से अपना हार्ट के द्वारा नीचे तक यानी लोअर लिम्ब तक चला गया, लेकिन लोअर लिम्ब से अब ब्लड वापस कैसे आए? लोअर लिम्ब से ब्लड वापस कैसे आया? यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है। क्या है वेन में? जैसे आर्टरी में अभी बता दूंगा, थोड़ा सा और है। अब वेन में बात करें तो वेन में तीन चीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मान लीजिए ये अपनी मान लीजिए अपनी वेन, ये अपनी वेन में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल वाल्व पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? मान लीजिए ये लोअर लिम्ब से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड नीचे से आता है ऊपर हार्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या करता है? मान लीजिए इधर से ब्लड आया, जैसे ही आया ये ऐसे बंद हो गया। ये बंद होने का फायदा क्या है? ये बंद होने का फायदा है कि जो ब्लड इस कंपार्टमेंट में आ गया है, यानी यूनिडायरेक्शनल वाल्व खुला था पहले, जैसे ही पहले ब्लड इस कंपार्टमेंट में आया, वैसे नीचे वाला जो यूनिडायरेक्शन मतलब होता है ऐसा वाल्व सिर्फ जो एक ही ओर के लिए काम करता हो। अगर बात करें ये अब खुलेगा नहीं, किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन में खुलेगा, जो नीचे चला जाएगा, अदरवाइज ये खुलेगा। एक ही ओर के लिए खुला होता है, दूसरे के लिए बंद होता है। अगर इसमें जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर इसको एक ओर बंद करोगे तो दूसरी ओर चला नहीं आएगा, सिर्फ एक ही ओर रहेगा। वैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो हुआ, इस कंपार्टमेंट में आया और ये बंद हो गया। दूसरी अगर बात करें, ये फिर से आया, फिर से यहाँ पर बंद हो गया। अगर जैसे ऊपर आया ये ऐसे बंद होता रहता है। पहले कह सकते हैं एक तो ये हो गया, इसके थ्रू ब्लड अपना धीरे धीरे करके ऊपर हार्ट तक आ जाता है। दूसरी बात करें तो इसके बगल एक मस्कुलर चैम्बर होते हैं, यहाँ पर एक मस्कुलर चैम्बर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? मस्कुलर चैम्बर। ये मस्कुलर चैम्बर होते क्या हैं? यहाँ पर ऐसे इसके बगल में क्या होते हैं? मस्कुलर चैम्बर होते हैं। ये मस्कुलर चैम्बर होते क्यों हैं? क्या काम है इनका? मस्कुलर जो चैम्बर होते हैं इनका काम होता है जो अपनी वेन होती है, वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी ये जो मस्कुलर चैम्बर ये दबाने काम करते हैं, इस ब्लड वेसल्स को दबाने काम करते हैं। अगर जैसे ये यहाँ पर ब्लड आया, ये दबाएंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये दबाएगा, यहाँ का जो मस्कुलर चैम्बर ये दबाएगा तो ऊपर जाएगा। धीरे धीरे जब ऐसे मस्कुलर चैम्बर दबाएंगे तो ब्लड फ्लो, यानी जिस तरह से एक वन बाय वन कर करके जो मस्कुलर चैम्बर है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, दबाएंगे, उसी तरह से ब्लड फ्लो ऊपर की ओर होता आएगा। ये हो गया अपना मस्कुलर। पहला क्या था? पहला था यूनिडायरेक्शनल, वाल्व। दूसरा हो गया मस्कुलर चैम्बर, मैंने इसकी बात की थी अभी, ये जो था ये मस्कुलर चैम्बर था। तीसरी बात करते हैं रेस्पिरेटरी पंप। अब रेस्पिरेटरी पंप क्या होता है? रेस्पिरेटरी पंप का मतलब होता है जब भी अपन ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के दौरान दो कंडीशन होती हैं, यानी दो इसके क्या कहते हैं फेज है। पहला आप कह सकते हैं ऐसे कि इंस्पायरेशन होता है, दूसरा एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर की एयर है इसको इनहेल करना। एटमॉस्फेयर की एयर को इनहेल करना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन। हमने बात कर ली यूनिडायरेक्शनल वाल्व के बारे में, मस्कुलर चैम्बर के बारे में। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पंप के बारे में। रेस्पिरेटरी पंप क्या होता है? जैसे ये सिर्फ
इंफीरियर वेना कावा पाया जाता है, ये सुपीरियर वेना कावा नहीं पाया जाता है, क्योंकि अपना जो थायरोसिस केस है ये सिर्फ ये नेक और हेड के नीचे, यानी नेक के नीचे है, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स आई हैं, यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा है, ना कि सुपीरियर वेना कावा से ऊपर है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें कैरोटिड आर्टरी, और अगर ये तो जाने की है, अगर राइट और लेफ्ट इधर आ गई तुम्हारी ब्रोंकियोसेफेलिक, जुगुलर वेन, राइट और लेफ्ट, ये सारी वेन है, उसके बाद आकर के इंफीरियर वेना कावा में खुलती हैं। तो बात करें वहां पर तो रेस्पिरेटरी पंप काम नहीं करता, लेकिन जो इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा के अंदर रेस्पिरेटरी पंप अपना काम करता है। चलो समझते हैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी पंप कैसे काम करता है। जब भी अपन एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, जब भी इनहेल करते हैं तो अपन देख सकते हैं कि अपना जो क्या कहते हैं लंग्स है, जो अपना लंग्स है, जब भी इनहेल करते हैं तब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जब भी हम इनहेल करते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, उस समय क्या होता है, जो लंग्स होता है, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, लंग्स डायलेट होता है, अब मुझे बताओ, मान लीजिए ये लंग्स है, ये मान लीजिए लंग्स है अपना, यहां पर अपना, यहां पर मान लीजिए अपना हार्ट है, ये रफली डायग्राम है एक्चुअल में। तो मान लीजिए यहाँ पर अपना ये दोनों हो गए अपने लंग्स, इसके बीच में हार्ट है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी के अंदर से नहीं आती है बट यहीं से आती है ऐसे, ये मान लीजिए अपनी अयोटा होगी, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा होगी। मान लीजिए दोनों ये डायलेट होंगे, यानी ये एक्सपेंड होंगे, ये एक्सपेंड होंगे, किसके लिए एक्सपेंड हुए थे, ये एक्सपेंड हुए थे कि एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर लिया जा सके। जब ये एक्सपेंड होंगे क्या बताओ, ये दबेगा, जब ये दबेगा तो इसमें भरा हुआ जो भी ब्लड है ये राइट एट्रियम में आकर खुल जाएगा। कैसे, जब भी मैंने बताया जब लंग्स डायलेट होंगे तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इसे दबाएगा, यानी ब्लड वेसल्स को लंग्स जब एक्सपेंड करेगा, डायलेट करेगा तो इसे दबाएगा, यानी जो ये ब्लड वेसल्स है जिसे कह रहे हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा को दबाएगा। जैसे ही इंफीरियर वेना कावा को दबाएगा ये राइट एट्रियम में अपना सारा ब्लड लाकर छोड़ देगी, और जब भी इंस्पायरेशन के दौरान तो ये सारी होगी, जब भी एक्सपायरेशन होगा यानी अंदर के जो भी अपने एयर जब उसको छोड़ेंगे तो अब बताओ ये लंग्स कैसा होगा, ये लंग्स रिलैक्स हो जाएगा, अपनी पुरानी जो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन की अवस्था में रहेगा। अब बताओ जब रिलैक्सेशन की अवस्था में रहेगा तो अब ये जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा भी रिलैक्स रहेगा। जब ये इंफीरियर वेना कावा रिलैक्स रहेगा तो इसके अंदर का जो स्पेस है, जो इसके अंदर यानी इंफीरियर वेना कावा का जो स्पेस है, ये स्पेस बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो फिर से ये मस्कुलर चैम्बर और यूनिडायरेक्शनल वाल्व क्या करेंगे, नीचे से फिर से ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे और सारा जो भी जो तुम्हारा वेनस रिटर्न है, जो वेनस रिटर्न है सब ला करके अपना इंफीरियर वेना कावा के अंदर डाल देंगे। जब इंफीरियर वेना कावा के अंदर डाल देंगे फिर से वही प्रोसेस, फिर से डायलेशन, फिर से सारा आ जाएगा। इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स डायलेट होता है, जब लंग्स डायलेट होगा तो अपना जो क्या कहते हैं इंफीरियर वेना कावा है ये होगी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो सारा ब्लड पुट डाउन इनटू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। मतलब कि जब भी लंग्स डायलेट होंगे तो अपना जो इंफीरियर वेना कावा है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो अपना जो क्या कहते हैं ब्लड फ्लो है ये ला करके यानी वेनस रिटर्न है सारा राइट एट्रियम में ला करके छोड़ देगी। तो ये अपना हो गया इंस्पायरेशन के दौरान। अगर बात करें एक्सपायरेशन के, ये तो इंस्पायरेशन हुआ, सबसे पहले इंस्पायरेशन हुआ, लंग्स डायलेट हुए क्योंकि बाहर की एयर को अंदर लाया जा सके इसलिए डायलेट हुए हैं। इंस्पायरेशन क्या होता है, बाहर की एयर को यानी एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर
अंदर करना, यानी लंग्स एक्सपेंड हुआ रहेगा तभी तो बाहर की एयर अंदर आ सकेगी, लंग्स के अंदर आ सकेगी। इसीलिए लंग्स डायलेट हुआ। जब लंग्स डायलेट हुआ, अगर कोई मान लीजिए बगल बैठा हो, कोई चौड़ा हो, थोड़ा सा चौड़ा क्या होगा, बगल वाला दब जाएगा ना, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, इंफीरियर वेना कावा बोले हैं, तो इंफीरियर वेना दब जाएगी। तो दबने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो आकर के इस राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। ये तो बात होगी अपने इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, डायलेट हुआ और इंफीरियर वेना कावा कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ब्लड पुट डाउन इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट हो गया। ये समझ आ गया। दूसरी हम बात करते हैं, ये तो प्रोसेस हो गई पूरी वेन के बारे में और कैसे कैसे यहाँ पर ब्लड आया। अब दूसरा बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं वेन के बारे में। वेन की बात कर रहे हैं अभी, और इसमें बात करते हैं सबसे पहले जैसे देख रहे हैं इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन क्या होता है एक्चुअल में? एक्सपायरेशन का मतलब होता है ब्लड जो होता है अपना, एक्सपायरेशन में होता है जो अपना अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है, या कह सकते हैं जो लंग्स में गैसेस हैं, वेस्ट गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर करना, यानी लंग्स की गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, एटमॉस्फेयर में कर देना, बॉडी से जो अपने लंग्स क्या कहते हैं एयर है उसको बाहर कर देना, एक्सपायरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, लंग्स जो होंगे, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। अगर मान लीजिए किसी भी पाइप में, किसी भी जगह पर अगर कोई लिक्विड या कोई गैस भरी हो, गुब्बारा को दबा देंगे तो क्या बताओ, अंदर के गुब्बारे की भरी जो गैस है क्या बाहर चली जाएगी? यस, उसी तरह ये होगा, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। लंग्स जैसे दबा, लंग्स दबेगा, यानी ये लंग्स ऐसे दबेगा, लंग्स ऐसे दबेगा, अंदर की वजह से दबेगा, ऐसे दोनों लंग्स है ना, ऐसे दबेंगे। तो अब बताओ मुझे, जब ये अंदर दबेगा तो ये बताओ इसके लिए एक अच्छा सा स्पेस यहां तक मिल जाएगा, जो इंफीरियर वेना कावा थी इसके लिए अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अब जब अच्छा यानी ज्यादा वाइड स्पेस हो जाएगा, तो अब बताओ मुझे कि मस्कुलर चैम्बर और यूनिडायरेक्शनल वाल्व फिर से काम करेंगे और इस इंफीरियर वेना कावा में नीचे का सिक्रेशन सारा लाके इसमें डाल देंगे। जब डाल देंगे तो यानी कह सकते हैं लंग्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद जब अपनी इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा क्या होगी, डायलेट होगी, डायलेट होगी। जब इंफीरियर वेना कावा डायलेट होगी, इंफीरियर वेना कावा जैसे ही डायलेट हुई, सारा ब्लड यानी जो नीचे से, यानी जो कह सकते हैं अपन लोअर लिम्ब के सारे ब्लड है वो किसमें आ जाएंगे, इंफीरियर वेना कावा में आ जाएंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा स्पेस है, वाइड स्पेस है, इसलिए जितने भी नीचे की अगर सारे ब्लड हैं वो आ जाएंगे। जैसे ही डायरेक्ट होगा सारे ब्लड आ जाएंगे, यानी ब्लड, उसके बाद ब्लड कम इनटू द इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब से सारे जो क्या कहते हैं ब्लड है वो सारा किसमें आ गया, इंफीरियर वेना। फिर से क्या होगा, फिर से जैसे पहले बताया था, फिर से ये क्या कहते हैं अभी तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है क्योंकि बाहर निकाल गया। फिर से हम जब इंस्पायरेशन करेंगे फिर से दबेगा, फिर से पूरा वही प्रोसेस होगा, राइट एट्रियम में फिर से ब्लड आ जाएगा। यानी पहले इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन के दौरान जो भी थोड़ा बहुत खून था वो अपना राइट एट्रियम में आएगा। फिर से जब एक्सपायरेशन होगा वो दबेगा, लंग्स दबेगा, उसके बाद तुम्हारा जो इंफीरियर वेना कावा वो डायलेट होगी, फिर से ब्लड आएगा। पूरी तरह हर समय इसी तरह प्रोसेस चलती रहती है। अगर बात करें कि किसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो इंफीरियर वेना कावा का प्रेशर ज्यादा होता है देन सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि इसमें तीन काम कर रहे हैं, तीन कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। पहला यूनिडायरेक्शनल वाल्व, दूसरा मस्कुलर चैम्बर, तीसरा रेस्पिरेटरी पंप। इसमें तीन पॉइंट्स काम कर रहे हैं, इसलिए इसका जो प्रेशर होता है सुपीरियर वेना कावा से ज्यादा होता है। तो ये अपनी कंप्लीट जानकारी हो गई सिर्फ आर्टरी और वेन के बारे में, यानी वैस्कुलर के बारे में अभी ये जानकारी हो गई। इसमें एक और पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
थोड़ा सा इसमें होता है वी आर। वी आर क्या होता है? वी आर होता है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न का मतलब वही है अभी जो मैंने इतनी देर डिस्कस किया। जितना भी ब्लड अगर 100% यानी अगर कह सकते हैं 500 ml ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया गया था और पूरी बॉडी में आ गया, पूरी बॉडी में हर एक सेल तक चला गया, अब वही 500 ml फिर से वापस आकर के इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा दोनों के, यानी अपना ये हार्ट हो गया, ये इंफीरियर वेना कावा हो गई, ये सुपीरियर वेना कावा हो गई, यहां पर ब्लड आकर के आया, मतलब कि ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, दोनों से ब्लड आकर के राइट एट्रियम में आना, यानी पूरी बॉडी से ब्लड का यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट एट्रियम में आना वीआर कहलाता है, यानी वेनस रिटर्न। यहां पर लिखा है ना, वेनस रिटर्न कहलाता है ना, वेनस रिटर्न कहलाता है। कुछ नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस फिर से राइट एट्रियम में आना, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, वो कहलाता है वीआर, वेनस रिटर्न। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर के बहुत सारे अभी टॉपिक हैं और हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक यहां से कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।